इफ अदर्स आर सेलिब्रेटिंग एंड द रीजन बिहाइंड ए सेलिब्रेशन इज यू, तो मतलब वो अलग ही फीलिंग रहती है, बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। क्या बनना है ये नहीं डिसाइड किया था, क्या नहीं बनना है ये डिसाइड किया था। मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं ना ही इंजीनियर बनूंगा ना ही डॉक्टर। जो ऑफिसर्स को देखे तो यूनिफॉर्म हर एक बंदे का सपना ही होता है। यशोतेज एकेडमी में आने से पहले जो श्रेयस भोईर था और यशोतेज एकेडमी में आने के बाद जो श्रेयस भोईर था, बहुत सारा चेंज। IIT में बहुत ही यूनिक चीजें बताना चाहूंगा कि जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। पहली तो है बॉन्डिंग एंड सेकंड इज एनवायरनमेंट। आई वॉज नाइट आउल, तो मुझे रात में स्टडी करना थोड़ा कंफर्टेबल रखता था। तो हम 8 बजे से लेकर कुछ हम 2-3 बजे तक हमारा चलता था। यहाँ पे आने के बाद तेजस सर मिल गए तो मेरा मैथ्स को अलग ही बाउंस मिल गया। हमारे रैंक्स नीचे अगर आ गए तो सबकी फट्टी थी, क्योंकि नवदीप सर वॉज लाइक अगर गुस्सा आ गया तो रौद्र रूप ही दिख गया। तेजस सर, विकास सर, सुमित सर जो इंटरव्यूज लेते थे, मतलब बंदे को पूरा ऐसे निचोड़ ही लेते थे। वो रिकॉर्ड ही सेट हो गया कि 4 बंदे एक ही दिन में स्क्रीनिंग का वो रिकॉर्ड सेट हो गया था। 4 ही बंदे हम साथ में स्क्रीनिंग हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने भी मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुराया वहाँ पे। तो बोला सर आई थिंक आई हैव क्रिएटेड लिटिल कंफ्यूजन। मैं उसको पुश कर रहा हूँ नीचे से, गलती से उसका ऊपर से हाथ सटक गया और वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर गिर गया। तो GTOs वर लाफिंग दे। Hello, Jai Hind everyone. Welcome you all to Yashotej Academy YouTube channel. My name is Somning and I am host for today's interaction session. So from today we are going to start our first episode of our Braveheart series in which you are going to meet many future officers. So for our first episode we have with us Cadet Shreyash Bhoir who got recommended for Indian Army from 17 SSB Bangalore board. So Shreyash, स्वागत है भाई तेरा वापस यशोतेज एकेडमी में। 2 साल पहले आया था एज अ कैडेट, एज अ स्टूडेंट, और आज रिकमेंड हो चुका है। तो कैसा फील हो रहा है श्रेयस? रिकमेंड होने के बाद तो सर फीलिंग हर एक को अभी पूछने की ज़रूरत नहीं है। रिकमेंड होने के बाद जो फीलिंग आती है कि हर बंदा जर्नी के स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आता है, हम भी यहाँ पे आए थे, ज्वाइन की थी यशोतेज एकेडमी, तब कुछ प्लान्स बनाए थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो प्लान्स जो बोलने की वजह उन्हें सपने ही कहेंगे हम, तो ऐसा लग रहा कि सारे सपने ही पूरे हुए। और यशोतेज एकेडमी ये दूसरा घर ही है मेरा। तो यहाँ पे आने के बाद भी अपने लोगों को देख के इतनी खुशी हो रही कि रिकमेंड होने के बाद सब प्राउड फील कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, हमको भी बहुत खुशी हुई आप रिकमेंड हो चुके हैं। तो श्रेयस, मैं जानना चाहूँगा कि तू कहाँ से बिलोंग करता है ना? मतलब तेरा स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट हुआ एंड बाकी जो एजुकेशन तूने फर्दर एजुकेशन की वो कहाँ से कंप्लीट की, एंड कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में बता। मैं सर बेसिकली आई एम फ्रॉम भिवंडी, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आता है भिवंडी सिटी। तो मेरे पेरेंट्स के बारे में बोला जाए तो बोथ आर टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स है। तो मेजर रीज़न आई एम हियर। सो मेरी स्कूलिंग वहाँ पे ही हुई भिवंडी में। और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है यार स्टेट बोर्ड से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थोड़ा हैवी जाएगा, राइट। मगर ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट बोर्ड वाले भी कर लेते, करना जिसको होता है वो कर ही लेता है हर बार। होली मेरी कॉन्वेंट हाई स्कूल से था मैं, भिवंडी में ही थी। और आगे फर्दर स्कूलिंग के लिए जैसे मुझे NDA करना था तो आई सर्च अबाउट यशोतेज एकेडमी और मैंने एकेडमी ज्वाइन की, यशोतेज एकेडमी। सो आगे की स्कूलिंग जो 11th and 12th सारी मेरी वहीं पे हुई थी। ओके श्रेयस, जैसे कि तूने बताया कि तेरे दोनों पेरेंट्स टीचर्स थे, है ना? तो दोनों पेरेंट्स टीचर होते हुए तूने कैसे सोचा कि अब तुझे डिफेंस ज्वाइन करना चाहिए, या कहाँ से तुझे इंस्पिरेशन मिला कि नहीं अब मुझे डिफेंस फोर्सेज ही ज्वाइन करना है बोलकर? ये थोड़ी अलग कहानी है कि मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि क्या बनना है ये नहीं डिसाइड किया था, क्या नहीं बनना है ये डिसाइड किया था। मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं ना ही इंजीनियर बनूंगा ना ही डॉक्टर, क्योंकि अभी देखा जाए तो हर एक घर में इंजीनियर मिलता है और डॉक्टर, मेरी खुद की बहन डॉक्टर, शी इज MS in ENT। तो उसके जो मैंने बुक्स देखे थे, इतने बड़े बड़े बुक्स, तो मैंने तभी से हाथ जोड़ लिए थे मेडिकल की, भाई इतनी पढ़ाई हमसे होने वाली नहीं है। और आई वॉज एडवेंचर टाइप पर्सन, बचपन से मुझे एडवेंचर बहुत पसंद था और थोड़ा डिफेंस फोर्सेस के यहाँ पे मैं थोड़ा पैशनेट था कि जब मैं मूवीज़ वगैरह देखता था, सिनेमाज देखता था डिफेंस फोर्सेस पे बेस्ड, तो मुझे वो फीलिंग आती थी कि येस आई एम इंटरेस्ट, मेरा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है। तो उसके बाद जब मैंने और सर्च किया जब 8 में था, आई वॉज इन 8, तो करियर ऑप्शंस को सर्च करते करते मुझे NDA के बारे में पता चला। तो तभी मैंने डिसाइड किया और सर्च किया। तो जैसे जैसे मैं आगे सर्च करता गया मेरी इंटरेस्ट उस पर और बढ़ती गई
जब ट्रेनिंग के वीडियोस देखे, जब मैंने ऑफिसर्स एनडीए से ऑफिसर्स ही होते हैं, तो जो ऑफिसर्स को देखे तो यूनिफॉर्म हर एक बंदे का सपना ही होता है यूनिफॉर्म में देखना। राइट। तो वैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और सर्च करते करते मुझे अभी 11th एंड 12th में कुछ तो अलग करना पड़ेगा एनडीए's कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसके लिए। तो मैंने सर्च किया तो मुझे यशोतेज एकेडमी के बारे में पता चला। सो यशोतेज एकेडमी की जर्नी मेरी वहाँ से चालू हुई। ओके, तो कुछ बता यशोतेज एकेडमी की जर्नी के बारे में। ये जर्नी बहुत ही बड़ी है और बहुत ही मज़ेदार। इसमें मोड जैसे एक मूवी में होते हैं, बहुत अलग अलग मोड होते हैं मज़ेदार, वैसे ही ये जर्नी में भी मोड है। तो बहुत बड़ी जर्नी है, फिर भी आई विल ट्राई टू से इट इन थोड़ा छोटा में। तो जैसे मैंने एडमिशन लिया पहले, तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मिक्स नहीं होऊंगा मैं, बट पहले जो यशोतेज एकेडमी में आने से पहले जो श्रेयस भोईर था और यशोतेज एकेडमी में आने के बाद जो श्रेयस भोईर था, बहुत सारा चेंज। क्योंकि जो मुझ में क्वालिटीज़ थी पहले, वो मुझे पता नहीं थी कि मुझ में ये क्वालिटीज़ है। जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की यशोतेज एकेडमी, तो तब से मुझे पता आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को एक्सप्लोर किया, नए नए दोस्त बनाए। तो वहाँ पे जो परफॉर्म करता गया मैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, और एकेडमी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, एंकरिंग, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। एकेडमिक्स में भी आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत सारा टेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हो। तो जब मैंने खुद का परफॉर्मेंस देखा, खुद को एनालाइज किया, तब मुझे पता चला कि यस, मुझ में भी क्वालिटीज़ है। मैंने खुद को एक्सप्लोर किया, और ये मेरी नहीं बात, हर बंदा खुद को यहाँ पे आने के बाद एक्सप्लोर ही करता है। और YTAK में बहुत ही यूनिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। पहली तो है बॉन्डिंग एंड सेकेंड इज एनवायरनमेंट। आई विल बेट दैट जितने भी एक्स कैडेट्स एक्स स्टूडेंट्स है YTAK की, हर बंदा यही बोलेगा कि YTAK जैसा एनवायरनमेंट बाहर कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं वैसा। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो स्टडीज़ का एनवायरनमेंट है, जो बॉन्डिंग है, वो बाहर मिल ही नहीं सकती। बॉन्डिंग का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब सेकेंड अटेम्प्ट का प्रिपरेशन कर रहे थे, कि बहुत सारे बच्चे थे, जब उनका सेकेंड अटेम्प्ट नहीं था बहुत सारे बच्चे को, तो दे वर हियर फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो एक बंदा था हैवी करके, उसका सेकेंड अटेम्प्ट नहीं था, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। तो वो बंदा वॉज लाइक, मैं नाइट आउल हूँ, तो मैं रात को स्टडी करता था। तो वो बंदा वॉज लाइक, भाई तू इतना पढ़ रहा है। तो वो मुझे क्या करता था, मुझे जब भी रात को भूख लगती थी, वो मुझे बोलता था, भाई तुझे भूख लगी, कुछ भी चाहिए मुझे बोल देना। तो वो मेरे लिए केटल में मैगी वगैरह बना के देता था। तो ऐसी बॉन्डिंग थी हमारी। वो खुद मेरे लिए सोया भी हो तो वो खुद मुझे आएगा पूछने, अगर उसकी नींद वगैरह खुल गई, कि भाई कैसे, कुछ चाहिए क्या तुझे, एनीथिंग नीडेड। तो वैसा ही। एंड नॉट ओनली विद बैचमेट्स, जो सीनियर्स के साथ भी बॉन्डिंग थी। बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनके साथ मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ, लाइक अर्नव वाघमरे, एवरीवन नोज हिम, ही वाज द बेस्ट कैडेट ऑफ 05 बैच YTAK का। तो ऐसा ये यूनिक बॉन्डिंग और जो एनवायरनमेंट है, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको एकेडमी के बाहर। राइट, मतलब आपने काफी एंजॉय किया YTA में। एंजॉय किया यहाँ पे, पढ़ाई भी एंजॉय की, लेक्चर्स भी एंजॉय किए, सभी एंजॉय किया यहाँ पे। मतलब ऐसे वो कहते हैं ना, दुख भरा कुछ नहीं होता, माहौल ही नहीं है। ओके, तो श्रेयस, आप YTA में डेविल्स बटालियन से बिलोंग करते थे, तो कुछ बताना चाहेंगे आप डेविल्स बटालियन के बारे में? डेविल्स बटालियन एक सपने का पार्टी था मेरा भी, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है मेरी डेविल्स बटालियन की। पहले हमारे जो सीनियर्स थे, दे वेर एवरेज इन स्टडीज़, बट उनके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो हमारे डेविल्स बटालियन को कोई कंपटीशन ही नहीं था एक्स्ट्रा करिकुलर में। बस हमें आगे लेना था एकेडमिक्स में। और सेकंड हमें जो कंपटीशन था मैवरिक्स भी हमसे टक्कर में था, बस एकेडमिक्स में। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर में तो डेविल्स बटालियन वाज ऑन टॉप। तो हमें खींचना था थोड़ा एकेडमिक्स में। तो जब हम सीनियर बने, तो हमने एक साथ डिसाइड किया कि यार अब मैवरिक्स कंपटीशन तो दे रही है, मगर अब एकेडमिक्स में भी डेविल्स को ही आगे लाना है। तो हमने जब डिसाइड किया, तो वो हमने प्लान्स बनाया कि कैसे बटालियंस को आगे बढ़ना है। तो बच्चे, ऐसा एनवायरनमेंट बन गया था बटालियन में कि अगर खुद के किसी को डिमोटिवेशन भी आ गया, तो अगला बंदा बोलता था यार बटालियन के लिए करना है, और वो बंदा मोटिवेट हो जाता था। इतनी हमारी बटालियन के लिए एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी। और हमारे बैटी, आप खुद हमें इतना मोटिवेट करते थे कि एक स्टोरी है उसके पीछे 400 प्लस की। वो 400 प्लस मार्क्स मेरे रिटर्न में आपके वजह से ये गए। नहीं, वो तो तूने मेहनत की थी भाई। आपका मोटिवेशन सर। राइट। और फिर हमारा राइज ही हुआ था वहाँ पे, राइज ऑफ डेविल्स बटालियन। तो वहाँ से जो डेविल्स बटालियन एकेडमिक्स में आगे बढ़ी,
तो इट वाज लाइक वो बिना नाल के घोड़े रहते, बिना पट्टी बांधे घोड़े वैसे ही दौड़ रही. एंड यू कैन सी नाउ डेविल्स बटालियन इज ऑन टॉप, एकेडमिक्स में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी और स्पोर्ट्स में भी. तो ऐसा हमारा राइज हुआ था. और डेविल्स बटालियन नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी बहुत एक अच्छी स्टोरी है. कि जैसे मैंने कहा था कि हमारे सीनियर्स एवरेज थे और बाकी एक्टिविटीज मतलब समझ लो बाकी एक्टिविटीज में सभी आ जाता है, मस्ती वगैरह. तो रगड़ा बहुत मिलता था. तो वहाँ से हमारा ट्रेडिशन ही ऐसे बन गया कि डेविल्स बटालियन H1 कहा जाता था पहले. तो H1 में रगड़ा ही बहुत मिलता है. तो इसे नर्क कहा जाता था, जहन्नम, हेल. तो हेल्स में कौन रहता है भाई, हेल्स में डेविल्स ही रहते हैं. तो तब से नाम पड़ा था डेविल्स बटालियन. ओके, काफी अच्छी स्टोरी है डेविल्स के नाम के पीछे. तो श्रेयस, एकेडमिक की तरफ आते हैं अभी. बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट, आप 76% आपको बोर्ड एग्जाम्स में है. तो बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी एनडी की प्रिपरेशन में. तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी और आपने उसको कैसे टैकल किया? जब एवरेज स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर एवरेज. बहुत से मतलब ऐसा नहीं होता कि एवरेज बंदा कर नहीं सकता है. ऐसा आप खुद, मैं भी एवरेज था कि स्टार्टिंग में आई वाज नॉट स्कोरिंग गुड इन टेस्ट. और बोर्ड्स में भी देख सकते हो कम ही परसेंटेज है मुझे. तो जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई थी कि आई वाज नॉट कंसिस्टेंट इन रैंक्स. अब यशोतेज एकेडमी में बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मेगा टेस्ट भी होते हैं और मॉड्यूल टेस्ट, मॉक टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट जहाँ पे इसके वो भी बहुत एक प्लस पॉइंट है एकेडमी का. क्योंकि वो टेस्ट जितना बंदा देता है ना तो उसे पता चल जाता है कि यार मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ. तो डेवलपमेंट का बहुत स्कोप मिलता है. तो वैसे ही मैंने टेस्ट पेपर्स एनालाइज करके मुझे गलतियाँ पता चल रही थी. तो एवरेज बंदे को ये मैक्सिमम लोगों को जाते हैं ये प्रॉब्लम की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पढ़ाई में भी और रैंक्स में भी. और जो सिलेबस होता है कि क्लास में आज कौन सा सिलेबस चल रहा है और कल जो सिखाया था वो कवर अप नहीं हो पाता. तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. मैक्सिमम लोगों को वही प्रॉब्लम्स होती है, एक तो कंसिस्टेंसी और सिलेबस कवर करना. जो पॉइंट्स अपने बचे, जो सब्जेक्ट्स बचे, वीक टॉपिक्स कवर करना, वो थोड़ा मुश्किल जाता है एवरेज बंदे को. ओके. तो वही मुझे ये बता कि तू कितने घंटे पढ़ता था, मतलब स्टडी आज तेरे कितने घंटे के होते डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे मैं तो पहले बता चुका, आई वॉज नाइट आउल. तो मुझे रात में स्टडी करना थोड़ा कंफर्टेबल रखता था. तो हम ऐसे कुछ 8 बजे पढ़ने बैठते थे, ग्रुप में पढ़ते थे, रणवीर गंगने, बेरड वगैरह हम. तो 8 बजे हमारी स्टडीज़ चालू होती थी. तो प्लान ही बनाया था हमने एक कि ऐसा ऐसा करना है. तो 8 बजे से लेकर कुछ हम 2-3 बजे तक हमारा चलता था. 12 बजे तक थोड़ा रेस्ट ले लेते. तो 12 से 3 तक ऐसा शिफ्ट चलता था, जैसे जॉब वालों की शिफ्ट चलती है वैसी हमने बना के रखा था. तो उसको लेकर, और दिन में लेक्चर्स होते थे. तो लेक्चर्स कुछ 3-4 घंटे के मिलाकर ऑल अराउंड कुछ 12 to 13 आवर्स डेली होता था. डेली बेसिस पे आपकी पढ़ाई होती थी. ओके. तो श्रेयस, मुझे ये बता, जैसे एनडीए में 2 पार्ट्स होते हैं, मैथ्स एंड गैट, है ना? तो मैथ्स एंड गैट को तूने इंडिविजुअली कैसे डिवाइड किया और उसकी प्रिपरेशन कैसे की, पूरा डिटेल में बता एक बार. मैंने जब एकेडमी ज्वाइन की थी, मतलब YTA, तब मैथ्स मेरा पहले से अच्छा था क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे आने के बाद तेजस सर मिल गए तो मेरा मैथ्स को अलग ही बाउंस मिल गया. और गैट में भी मेरा मतलब पहले से ही मैं आई वॉज वो जनरल अवेयरनेस बोलते हैं ना, वो थोड़ा कमी था. और साइंस पार्ट में मैं थोड़ा अच्छा था. पर बाकी जो होता है ज्योग्राफी, गैट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कि 12-13 ऐसे कुछ मिला के सब्जेक्ट्स होते हैं. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री ये छोड़ के मुझे गैट में कुछ आता ही नहीं था. तो गैट में थोड़ा वीक था. तो मैथ्स में जैसे सर सिखाते थे तो हमारा जो टाइम शेड्यूल मैंने बताया आपको 8 से 3 तक, तो हमने डिवाइड ही कर रखा था कि 8 से 12 तक या 8 से 11 तक हम मैथ्स के ये टॉपिक करने वाले हैं और 12 से 4 तक, 12 से 3 तक हम गैट करने वाले हैं. तो हमने ऐसे डिवाइड करके रखा था. और टीचर्स से भी बहुत सारी गाइडेंस ली थी. जैसे गैट के लिए फिजिक्स के लिए विकास सर थे, केमिस्ट्री के लिए अजय सर थे और इंग्लिश के लिए खालिद सर. अजय सर के सिखाने के बाद तो मतलब ऐसे बंदे को डाउट्स ही नहीं रहते, इतना क्लियर हो जाता है. और खालिद सर इतने प्रैक्टिस ही ले लेते, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ही ले लेते थे कि मतलब हमें बाहर जब बुक्स खोलते थे तो अरे यार ये तो लेक्चर में हो चुका है, ये भी लेक्चर में हो चुका है. तो वहाँ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं होती थी, इतने क्वेश्चंस ले लेते थे खालिद सर. और तेजस सर के लेक्चर्स सबको ही पता है. तो तेजस सर के वजह से मैथ्स को भी इतना बूस्ट मिला. तो वैसे मैंने गैट पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि आई वॉज नोइंग दैट मेरा गैट वीक है. तो गैट पे हाँ ज़्यादा टाइम देता था मैं गैट को वैसे डिवाइड करके. ओके. तो लेट मी टेल ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि अपने सेकेंड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुए हैं. जो श्रेयस है वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ था एंड वो फेल सिर्फ 3 मार्क्स से हुआ था. आपका 3 मार्क्स से कट ऑफ रह गया था एंटी रिटन क्लियर करने से.
तो श्रेयस, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब ऐसी कौन सी गलतियां थी जो तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी और वो तूने सेकंड अटेम्प्ट में रिपीट नहीं की? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो गलतियाँ की थी, मतलब जब हम पेपर एक दे के आए तो मैंने पेपर एनालाइज किया कुछ दिनों में, थोड़े 2-3 दिन मैंने एनालाइज ही किया कि मेरा कैसे प्रिपरेशन कैसा था और पेपर के लिए प्रिपेयर कैसा किया था, मेरा टाइम शेड्यूल कैसा था। तो मुझे जो गलतियाँ पता चली ना, वो बाकियों से भी मैंने कांटेक्ट किया, बाकियों को भी पूछा, तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम लोगों की गलती वही होती है फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, कि जब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपने वीकनेसेस पे फोकस नहीं करते, ज़्यादातर वीकनेसेस भूल जाते हैं, सब स्ट्रेंथ्स के पीछे ही भागते हैं कि लाइक कंफर्टेबल हो जाते थे। जैसे मेरा मैथ्स अच्छा था तो गैट वीक था, तो मुझे गैट करने में थोड़ा डर लगता था कि यार मेरा अच्छा नहीं है, छोड़ दो, मैथ्स पे फोकस करते हैं, मैथ्स में ज़्यादा स्कोर करेंगे। और मैक्सिमम बच्चों का माइंडसेट क्या रहता है, मेरा मैथ्स अच्छा है, आई विल स्कोर गुड इन गैट, मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर लूंगा और गैट में थोड़ा भी आ जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्या तो चल जाएगा। ये हवे की बातें रहती है बस। राइट। सबको यही बोलता हूँ मैं कि एक सब्जेक्ट पे निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स में भी और गैट में तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। राइट। तो सब पे फोकस करना चाहिए और वीकनेसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए थी कि आई वॉज नहीं नोइंग कि ये मेरी वीकनेसेस है, मैं उन पे फोकस नहीं कर रहा था। वो सबसे बड़ी मेरी गलती थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और थोड़ा गाइडेंस लेने में मैंने गलती कर ली थी कि मुझे लगता है कि मैं जब प्लान बनाया था मेरा स्टडीज़ के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट को, तो आई वुड अप्रोच विकास सर, आई वुड अप्रोच तेज सर, वैसे खुद तो गाइड करते थे, मगर मैंने जो प्लान बनाया था वो सर को वो लेकर जाना चाहिए था। वो लेकर जाना चाहिए था सर के पास कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, हाउ शुड आई वर्क ऑन इट, और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या। तो ये 2 गलतियाँ मेरी हुई थी। नहीं, जैसे बहुत अच्छी बात बोली आप तूने श्रेयस कि सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर आप सेल्फ एनालिसिस, खुद की गलतियां जानते रहेंगे, उस पर वर्क करते रहेंगे, तो आपको चीज़ें आसान जाती है। एंड आपके जो प्लान्स हैं वो आपके मेंटर्स को पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, वही नहीं पता चलता। तो श्रेयस, जैसे कि तूने बताया कि बॉन्डिंग्स के बारे में, YTA में बॉन्डिंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो स्टूडेंट के बीच में हो या स्टूडेंट और टीचर के बीच में हो। तो मुझे एक बात बता, तेरा फेवरेट सीनियर कौन था और मतलब उसकी क्या स्पेशलिटी थी या क्या रोल प्ले किया उसने तेरी लाइफ में? टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट सीनियर, ही इज़ नवदीप गावंडे, एंड अभी वो फर्स्ट टर्म में वो रिकमेंड हुए थे, बैंगलोर बोर्ड से ही रिकमेंड हुए थे फ्रॉम 24 SSB। तो उनका कुछ मतलब अलग ही रोल है मेरे YTA की जर्नी में, दैट इज़ द रीज़न ही इज़ माई फेवरेट। तो नवदीप सर के बारे में बोला जाए तो वो एकदम ही काम बंदा था, मतलब ही वॉज वेरी, मतलब ऐसे भी नहीं ज़्यादा ही रगड़ा देते थे, गलतियाँ होने पे टोकते थे, रगड़ा तो देना है, सीनियर है, राइट, कुछ इम्प्रूव करने के लिए रगड़ा तो चलता ही था। तो हम जब नवदीप सर ज़्यादा एकेडमिक्स में फोकस करते थे, हमारा पूरा मतलब नॉट ओनली मी, बहुत लोगों का मतलब एकेडमिक्स पे ही फोकस करते थे नवदीप सर। तो हमारे जब टेस्ट के रैंक्स आते थे, सैटरडे को वीकली टेस्ट होती थी, संडे को रैंक्स आ जाते थे, तो सबको पता होता कि भाई आज शाम को फॉल इन होने वाली है, नवदीप सर आने वाले, रैंक्स तो पक्का ही पूछेंगे। राइट। और फिर हमारे रैंक्स नीचे अगर आ गए तो सबकी फट्टी थी, क्योंकि नवदीप सर वॉज लाइक अगर गुस्सा आ गया तो रौद्र रूप ही दिख गया समझो। वैसे ही होता था नवदीप सर का। तो नवदीप सर ऐसा गाइड करते थे हमें, तो मेरा कैसे होता था कि मैं मतलब ऐसे फर्स्ट 10 से 20 रैंक्स में से भटकता रहता था, कहीं 10 to 20, तो कंसिस्टेंट नहीं था, मतलब कभी 15 आ गई, कभी 23 आ गई, कभी टॉप 10 में, कभी 3rd, कभी 4th। तो जब भी टॉप 10 के बाहर आता था तो नवदीप सर मतलब ऐसे बहुत चिल्ला के ही जाते थे और मोटिवेशन भी देते थे, चिल्लाते भी थे। तो मतलब पता नहीं हो कुछ मैजिकल स्पेल था, कुछ डाल के जाते थे अंदर, कुछ उनके बातों में ही मैजिक था। वो जब भी मुझे मोटिवेट करके जाते थे, जब भी कुछ बोल के जाते थे, मैं अगली टेस्ट में टॉप 10 में रहता था। बंदे से पॉजिटिव वाइब्स आते थे, या मतलब कुछ तो ऐसा लगता था जादू करते। बाकी के बच्चे भी वही बोलते थे कि यार ये नवदीप सर लगता है कुछ इसे कान मंत्र देते हैं, आज आके बोल देते हैं बंदा टॉप 5 में टॉप 10 में आ जाता है नेक्स्ट टेस्ट। जादूगर है भाई। या और एकेडमिक्स में भी नहीं, हम साथ में स्पोर्ट्स भी खेलते थे, तो वो बॉन्डिंग बहुत ही क्लोज थी हमारी। ओके, तो बोर एक बात बता मुझे कि तूने SSB की तैयारी कैसे की थी, SSB जाने के लिए, SSB फेस करने के लिए? SSB की तैयारी मतलब बहुत लोगों को लगता है SSB की, अभी SSB की तैयारी मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस कर लो पास हो जाओगे, रिकमेंड हो जाओगे, ऐसा तो नहीं है। SSB इज़ लाइक पर्सनैलिटी टेस्ट। तो बहुत लोगों के मतलब मेरे साथ भी YTA 06 के थे जो रिटर्न क्लियर हुए थे, तो हम सब YTA में आए थे SSB के प्रिपरेशन के लिए, तो साथ में ही करते थे। और धीरज सर भी थे हमारे साथ हमें गाइड करने के लिए। नॉट ओनली धीरज सर, तेजस सर भी इंटरव्यूज लेते थे,
विकास सर इंटरव्यू लेते थे, सुमित सर भी इंटरव्यूज लेते थे और वो हमें फीडबैक देते कि यहाँ पे इम्प्रूव करना है वहाँ पे। और धीरज सर वॉज लाइक वो ऐसा बंदा है ना कि थ्री इडियट्स का, उन्हें देख के मुझे वो थ्री इडियट्स वाला रैंचो याद आता है। ही वॉज लाइक एंजॉय एवरी प्रोसेस, कि जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, इवन अच्छा फेज नहीं चल रहा हो, फिर भी एंजॉय दैट, क्योंकि वो तो आना ही है हर एक की जिंदगी में। तो वो हमें बोलता है एंजॉय योर प्रिपरेशन, जो वीकनेसेस है, जो वीकनेसेस को तुम स्ट्रेंथ्स बनाओगे वो भी एंजॉय करो, राइट, सब पे फोकस करो। लाइक डिस्कशंस में भी वो बोलते थे खुद के लाइफ से रिलेट करो हर चीज, और उनकी टीचिंग्स ऐसी थी कि बंदा इंप्रूव हो जाता था अगर फोकस के बंदे ने धीरज सर का सुना। एक बंदा है जो वीक है ये पार्ट में, धीरज सर ने बोल दिया ये कर, और वो अगर उसने कर लिया तो वो इंप्रूव ही हो जाता था। राइट, ऐसी धीरज सर की टीचिंग्स थी। और तेजस सर, विकास सर, सुमित सर जो इंटरव्यूज लेते थे, मतलब बंदे को पूरा ऐसे निचोड़ ही लेते थे, पूरे पेपर पे लिखते थे भाई तूने यहाँ पे गलती कर दी, मतलब ऐसे नहीं कि आंसर्स चेंज कर। कुछ टाइम पे हो जाता है कि बहुत टाइम मेरी जैसे वीकनेस थी कि इंटरव्यू के टाइम में बहुत ही स्पीड अप, अभी भी आपको लग रहा होगा मैं बहुत स्पीड में बात कर रहा हूँ, वो नेचुरल था मेरा, तो वो स्पीड थोड़ी कम करनी थी मेरे को मुझे। और मैक्सिमम टाइम्स पे मैं बीच में रुकता बहुत था, क्योंकि सोचना था, क्वेश्चन पूछ लिया, स्टार्टिंग कर डायरेक्टली स्टार्ट करता था, मतलब पहले सोचता नहीं था, डायरेक्ट स्टार्ट करता था, फिर बीच बीच में रुकता था। तो वैसे वीकनेसेस सर ने बताते चले गए। आंसर्स को थोड़ा शेप करना बोला, फेशियल एक्सप्रेशंस इंप्रूव। तो वैसे ही मेरे एसएसबी की प्रिपरेशन, साथ में बच्चे भी थे तो हम साथ में डिस्कशंस वगैरह करते थे रात को, पीपीडीटी प्रोसेस वगैरह हो गई। और साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब प्रथमेश घाटगे सबको ही पता है, द बेस्ट कैडेट ऑफ 06 बैच, गॉड ऑफ आईटी बोला जाता है उसे। तो प्रथमेश घाटगे, रणवीर गंगने, हम साथ में ही बैठे थे, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो सर ने बताए थे तो वैसे प्रैक्टिस करते थे, कुछ टैट प्रैक्टिस कर लिया सुबह, वैट प्रैक्टिस कर लिया, फिर करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ने से हो जाते थे। तो ऐसे ही पूरी एसएसबी की जर्नी चली, वहाँ पे भी एंजॉय किया हमने। ओके, मतलब एंजॉय एवरी बिट ऑफ योर लाइफ। यस, एंजॉयिंग एवरी प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस। ओके, तो श्रेयस एक बात बता मुझे, जब तू एसएसबी में गया तूने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज पहले भी दिए थे, तो तुझे कुछ डिफरेंस लगा कि मॉक इंटरव्यू में और मेन इंटरव्यू में कुछ डिफरेंट तूने देखा? वो मुझे अभी तक वही सवाल है कि मुझे लगा ही नहीं था जब मैं एसएसबी के लिए परफॉर्म कर रहा था कि यार प्रोसेस है, टास्क है, कुछ अलग परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसे लग ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था बस अपने बंदे, नए नए बंदे दोस्त बना लिए, दोस्तों के साथ मस्ती चल रही है, एंजॉइंग चल रहा है, खाली डिस्कशंस हो रहे, टास्क के कंप्लीट करने हैं। और मॉक इंटरव्यूज जो यहाँ पे हुए थे वहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं लगा पूरे एसएसबी प्रोसेस में, ना ही इंटरव्यू में ना ही जीटीओ में। ऐसे लग रहा था अपने दोस्त थे, दोस्तों के साथ कुछ हमें चैलेंजेस दिए, टास्क दिए, वही कंप्लीट करना है, ऐसे ही लग रहा था। और मॉक इंटरव्यूज नथिंग डिफरेंट, जो पीआईक्यू फॉर्म होता है अपना, वही पर्सनल क्वेश्चन ही आए थे। ओके, तो एसएसबी में ऐसा कोई मोमेंट है भाई जहाँ तूने बहुत इंजॉय किया हो, क्योंकि तेरी पर्सनालिटी इज लाइक कि भाई मुझे इंजॉय करना है हर एक चीज़, तो वहाँ पे भी तूने काफ़ी इंजॉय किया होगा, फनी मोमेंट्स होंगे वहाँ पे? बहुत सारे हुए थे। कोई फनी मोमेंट शेयर करना चाहेगा? बिल्कुल। हम लोग जब एसएसबी में गए थे, 4 लोग साथ में गए थे, 17 एसएसबी, 2 जुलाई को हमारी डेट थी, तो 4 लोग साथ में थे, मैं, अनूप बनगे, अथर्व ताइडे एंड प्रथमेश बोडके, हम 4 लोग ऐसे साथ में थे। तो वहाँ पे स्क्रीनिंग के टाइम अभी तक ऐसा रिकॉर्ड था कि 4 लोग साथ में गए थे, 2 जन स्क्रीनिंग होते थे, जो 2 जन स्क्रीन आउट हुए थे। तो हमारे डेट्स पे ऐसे हमने डिसाइड करके नहीं लिए थे, रैंडमली से सिलेक्ट हो गए और साथ में आए तब पता चला यार चारों साथ में ही है, तो फिर चले गए थे। तो थोड़ा वो बैक ऑफ द माइंड था, स्क्रीनिंग होंगे या नहीं होंगे चारों के चारों, मगर वो रिकॉर्ड ही सेट हो गया कि 4 बंदे एक ही दिन में स्क्रीनिंग का, वो रिकॉर्ड सेट हो गया था, 4 ही बंदे हम साथ में स्क्रीनिंग हुए थे। और स्क्रीनिंग भी हमें ऐसे हो गए थे हम कि एक ही ग्रुप में आ गए थे। ओके, चेस्ट नंबर 18, 19, 20, चेस्ट नंबर 17, 18, 19 और 20, हम 4 ही थे। तो बाकी टास्क के लिए भी ग्रुप में हम एक ही थे, तो 4 बंदे 2 साल एक से, तो कुछ नहीं थी प्रोसेस में, 2 साल ऑलरेडी साथ में 2 थे। साल साथ में, और ऊपर से एसएसबी में साथ में आ गए थे। राइट। तो वहाँ पे भी हमारी जब ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ये अथर्व ताइडे का किस्सा है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस चल रही थी, तो पूरे ग्रुप में 10 बंदों का ग्रुप था, तो हम 2 अनूप और मैं लंबे ही थे, तो हमने डिसाइड किया कि 10 फीट की वॉल रहती है, तो हम पहले बाकियों को जंप करा देंगे, वॉल पे चढ़ा देंगे, क्लाइंब करने में हेल्प करेंगे, लास्ट को हम जा ही सकते थे क्योंकि हमारी हाइट थोड़ी, हमें प्लस पॉइंट था। तो लास्ट में अथर्व ताइडे बचा था, तो उसे हम पुश कर रहे थे, तो ही वॉज ट्राइंग टू गेट अप, बट उसके हाथ स्लिप हो रहे थे, उसे पसीना बहुत आया था, उसके हाथ स्लिप हो रहे थे वॉल से, तो मैं उसको पुश कर रहा हूँ नीचे से, गलती से उसका ऊपर से हाथ सटक गया और वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर गिर गया। तो जीटीओज वे लाफिंग थे, वो भी देख रहे थे जीटीओज सारे, तो वो बोले गेटअप कमान, तो फिर से वही किस्सा हुआ था, पूरा ही मेरे ऊपर गिर गया था, हम दोनों साथ में ही। तो फिर
दूसरा किस्सा है, ये भी अथर्व ताइडे का ही है। वो मतलब अलग ही नशे में रहता था, फेमस हो गया था। फेमस ही हो गया था वहाँ पे कि लाइक जीपी होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जीटीओ में। तो वहाँ पे भी हमें डिस्कशंस करना होता है कि प्लान बनाना होता है, डिस्कशंस करना होता है। तो डिस्कशन के टाइम पे मैं कॉर्नर सीट पे था, और कॉर्नर सीट वाले बंदे के अलग ही दुख होते हैं कि भाई पूरा ग्रुप अलग जा रहा होता है, कॉर्नर वाला सीट वाला अपने ही धुन में रहता है, क्योंकि ग्रुप पूरा दूर ही हो जाता है उससे। तो मैं कॉर्नर सीट पे था, मैं भी पूरा ट्राई कर रहा हूँ, जेंटलमैन प्लीज लेट मी स्पीक, जेंटलमैन लेट मी स्पीक, आई वैलिड पॉइंट वगैरह ऐसे। और अथर्व ताइडे बस जस्ट 2 सीट आगे था मेरे, वो भी ट्राई कर रहा था जेंटलमैन लेट मी स्पीक, ऐसा ग्रुप था सी टाइप में, और सामने जीटीओ सर बैठे थे। तो ही वाज लाइक जेंटलमैन लेट मी स्पीक, जेंटलमैन लेट मी स्पीक। और उसने थर्ड पॉइंट जो है तो डायरेक्ट जीटीओ सर को ही कर दिया, जेंटलमैन लेट मी स्पीक। और उससे जो गलती पता चली वो उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में से ऐसे ही बैठा था शांत। और मैंने देखा कि भाई क्या कर रहा है, पागल वागल हो गया क्या। तो ऑफिसर्स को देख के बोल रहे हैं। ऑफिसर को, और मैंने मतलब मैं डिस्कशन से बाहर ही आ गया था पूरा, मैं उसको देख के हंस रहा था, उसने मेरे तरफ देखा तो मतलब पागल वागल हो गया क्या भाई। जीटीओ को देख के बोल रहा था सर जेंटलमैन लेट मी स्पीक। तो ग्रुप डिस्कशन में ऐसे ही मजे हुए थे। और भी बहुत बाकी की, मतलब अनूप बन गया और मैं, हम लोग साथ में ही घूमते थे। मतलब बेड ऑफ टाइम होता था 9 को, लाइट ऑफ पूरा, लाइंस वहाँ पे जहाँ पे हॉस्टल्स है उन्हें लाइंस बोला जाता था, कैंडिडेट लाइंस। तो सीएचएम ने बोला गया था कि सीएचएम मतलब वहाँ के हंटर होते हैं, राइट, हिटलर्स वहाँ के। तो उन्होंने बोला था 9 को बेड ऑफ चाहिए। और अनूप बनगे में ऐसे थे कि 9 को लाइट्स ऑफ होते थे, हम सोने जाते थे 2 बजे रात को। 10 बजे हम निकलते, स्टडी रूम्स में लाइट्स ऑन रहती थी क्योंकि स्टडी रूम्स में अलाउड था 9 के बाद जाना। तो हमें अभी दूसरी जगह पे अलाउड नहीं था, वो राउंड मारते थे सीएचएम देखने में, अगर कोई दिखा अवेक तो उसे सुला देते थे, गालियाँ मारते थे। तो 9 बजे के बाद हमें वही एक जगह थी स्टडी रूम में, तो हम वहीं पे जाके बैठते थे, रिपीटर्स भी आते थे, तो वहीं पे हमारी मस्ती चलती थी पूरी स्टडी रूम में। फिर 9 बजे से 2 बजे तक हम ऐसे दोनों ही थे, पूरा लाइंस की लाइट्स बंद, पूरा सन्नाटा, और हम दो ऐसे कॉरिडोर में चल रहे होते हैं रात को 2 बजे। कैमरे में मुझे लगता है पूरे कैमरे में हम ही दिखे होंगे रात को। ओके, मतलब वहाँ के सीएचएम सर, मतलब वाईटी के साई सर, वाईटी के साई सर, वही फीलिंग आई होगी। वही सेम। ओके, तो बोहिर मुझे एक बात बता, जैसे कि तूने पूरे इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू प्रोसेस में कोई तो एक ऐसा सवाल आया होगा तुझे जिसको देख के तुझे लगा होगा अरे भाई ये क्या पूछ लिया, अब मैं इसको कैसे जवाब दूँ, तो वो सवाल क्या था? मेरे इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यू ने पूछा था मुझे कि मतलब 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल न्यूज़ बताने के लिए कहा था। तो उस टाइम पे मैंने नेशनल जो, मतलब मैं बहुत सारी करके गया था, तो मैंने 2 चूज़ कर ली कि एक तो अपना मणिपुर का क्राइसिस चल रहा था, एंड सेकेंड वॉज चंद्रयान 3 लॉन्चिंग्स के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी क्योंकि जुलाई के टाइम में था ना। तो मणिपुर के बारे में मैंने बोला तो मुझे क्रॉस क्वेश्चंस आने लगे, कि मुझे क्वेश्चंस आया कि अभी मणिपुर इज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सबको पता ही है। तो मुझे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आया कि टेल मी ऑल 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो वहाँ मुझे पता थे, मगर मुझे पता नहीं क्लिक ही नहीं हो रहे थे वो टाइम पे। सो आई वाज लाइक, मैंने 4-5 बता दिए, तो आगे के 2 मैं भूल गया। तो मैं रुक गया वहीं पे। इंटरव्यू बोले इज दैट ऑल? नो सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द अदर 2। फिर उन्होंने और नॉलेज चेक करने के लिए उन्होंने पूछे चीफ मिनिस्टर, मतलब मणिपुर के ये चीफ मिनिस्टर पूछे। तो फॉर्चुनेटली वो मुझे बताते कि मतलब चीफ मिनिस्टर से याद थे मुझे मैक्सिमम स्टेट्स के, तो मैंने बता दिया चीफ मिनिस्टर मणिपुर के। फिर उसके बाद ही मुझे ऐसे क्वेश्चन आया कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो मुझे वहीं पे चांस मिल गया भाई। अभी मैंने 2 स्टेट्स बोले नहीं, और चीफ मिनिस्टर भी मतलब पूछे थे, बता दिए, मगर 2 स्टेट्स के नाम नहीं लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। और तब मुझे चांस मिल गया ये कवर करने का। तो मैंने वहाँ पे बोल दिया कि सर माय जनरल अवेयरनेस इज वीक। तो वहाँ पे इंटरव्यू को समझ गया होगा कि यार इसकी जनरल कवर कर लिया। और एक था क्वेश्चन की लाइक, मतलब वह ऐसा क्वेश्चन नहीं था आउट ऑफ द बॉक्स, नॉर्मली क्वेश्चंस था। वो क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था पहले कि आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो डायमेंशंस के बारे में ग्राउंड के। ओके, तो ग्राउंड के डायमेंशंस थे मीटर में, तो मैंने ओवर एक्साइटमेंट में बता दिए फीट में, क्योंकि एक बंदा मेरे साथ वेटिंग रूम में बैठा था, हमारा डिस्कशन हुआ था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में बोल रहा था फीट है। मैं बोल रहा भाई मीटर होगा, फीट कैसे होगा? फिर दोनों का डिसीजन ठीक है फीट ही होगा। तो फिर मैंने इंटरव्यू में भी फीट ही बता दिया। तो सर ने पूछा, सर थोड़े इंटरव्यूअर ऑफिसर थोड़े ये हो गए, रुक गए। फिर मुझे पूछा उन्होंने आर यू श्योर? और जैसे हमने डिस्कस कर लिया था पहले, मैं और इसमें बोला कॉन्फिडेंस में, यस सर आई एम श्योर दैट इट इज़ फीट ओनली। सर फिर सर ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन अस? तो बोला सर 9 to 10 फीट।
तो वहाँ पे उन्होंने भी मुस्कराया, मैंने भी मुस्कराया वहाँ पे। तो बोला सर आई थिंक आई हैव क्रिएटेड अ लिटिल कंफ्यूजन, इट इज मीटर्स नॉट फीट। नॉट फिट, राइट। तो ऐसे कवर कर लिया था। ओके। बोर, मुझे एक बात बता, जैसे कि तू रिकमेंड हो गया, जिस दिन तुझे पता चला कि भाई यस प्लस प्लस साइन मिल चुका है, तो रिकमेंडेशन के बाद सबसे पहले तूने किसे कॉल किया या किसे बताया कि यस मैं रिकमेंड हो चुका हूँ? सबसे पहले मतलब ये हर बंदा YTA का प्लान ही करता होगा कि मैं ऐसे कॉल करूंगा तेजस सर को और बताऊंगा सर हो गया फाइनली आई मीन वगैरह। तो मैंने भी सबसे पहले तेजस सर को ही कॉल लगाया था। एंड यस मुझे पता ही थे सारे YTA में मतलब वो माहौल ही रहता था कि आज कॉन्फ्रेंस है भाई, सब ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके बैठे, आज कॉन्फ्रेंस है, रिजल्ट आएगा, एक्साइटमेंट में रहते हैं सारे। और जब रिजल्ट, मैंने खुद ने देखा है, जब रिजल्ट आता है तो सारे चिल्लाते हैं, सारे डांस वगैरह करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो डेविल्स बटालियन में से था मैं, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। तो फर्स्ट कॉल मेरा तेजस सर को ही गया था। और राइट, मतलब जिस दिन भाई तूने खुद ने नवदीप के रिकमेंडेशन के बाद डांस किया था, एंजॉय किया था, तेरे रिकमेंडेशन पे काफी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत बहुत बड़ा हुआ था। इंस्टाग्राम पे उसका एक रील भी है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि बोर के रिकमेंडेशन के बाद कैसे एंजॉय किया बच्चों ने यशोतेज एकेडमी की इंस्टाग्राम चैनल पर। तो बोर, मुझे एक बात बता, है ना, मैंने सुना था कि तेरे रिकमेंडेशन के बाद जब तू अपने गांव वापस पहुंचा था तो काफी बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। एंड वो सेलिब्रेशन इज लाइक कि कोई बहुत बड़ा नेता आ गया, रैली निकली है, वैसी फीलिंग आ रही थी, लोग बहुत सारी भीड़ जम चुकी है। तो ये तुझे पहले से पता था कि इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है? इसके बारे में मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं थी। वो लोग देवर लाइक आजा भाई, गाड़ी में बिठा लिया। और मतलब जो गांव से मतलब मैं गांव में रहता हूँ, छोटा टाउन है, तो वहाँ से ले ली गाड़ी। तो जब मैं पास में आया तो देखा भाई इतनी बड़ी भीड़ क्यों है। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो बैंड बजने लगा, फटाके फूटने लगे, फायर क्रैकर्स वगैरह फूटने लगे। तब मुझे पता चला भाई क्या हो रहा है। तब बाद में जब लोगों ने मुझे आवाज़ देना चालू किया, मुझे आवाज़ दे रहे थे लोग बहुत सारे, मतलब भारत माता की जय वगैरह नारे लगा रहे थे। नेता वाली तो फीलिंग आई होगी। नेता से भी बड़ी आ रही थी, ऐसे लग गया उस टाइम पे, लग गया भाई मैं अच्छा बन गया वगैरह, ऐसे कुछ लग रहा था। तो वो मतलब शौक में ही था, इतने लोग कैसे। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अपने ही लोग थे जिनके साथ में उतने 10 साल 16 साल जो भी मेरी लाइफ थी, बचपन गया था। तो वो लोग भी खुश थे। एंड द रीज़न मेरा एक ही मतलब वो रहता है कि इफ अदर्स आर सेलिब्रेटिंग एंड द रीजन बिहाइंड ए सेलिब्रेशन आर यू, तो मतलब वो अलग ही फीलिंग रहती है, बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। तो तब भी बहुत ही अच्छा लगा था। नहीं, बिल्कुल सही है, आपकी जीत की खुशी आपके पूरे गांव ने बनाया। बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा उन्हें, है ना, कि हमारे गांव से एक बंदा ऑफिसर बनने वाला है काफी जल्दी। तो बोर, मुझे एक बात बता, जैसे कि अभी जनवरी मंथ में तू एनडीए ज्वाइन करेगा, तो कुछ सोचा है तूने कि एनडीए जाने के बाद कौन सा स्क्वाड्रन ज्वाइन करना है, कौन सा स्क्वाड्रन तू ज्वाइन करना चाहता है? स्क्वाड्रन के बारे में तो जैसे मैंने कहा था, माय फेवरेट सीनियर इज इन फर्स्ट टर्म इको स्क्वाड्रन में। तो वैसे ही हमारे जो बॉन्ड्स है, आई फील दैट हमें एक ही स्क्वाड्रन में होना चाहिए, तो और ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और ही मज़े कर सकते हैं साथ में। तो और ये भी बोला जाता है कि अगर आपके साथ अपना कोई बंदा है पहले का, जिसके साथ आप रहे हो कि फर्स्ट 2 साल आपके कोई कॉन्टेक्ट है, तो इट इज़ लाइक प्रिविलेज कि साथ में आप दोनों हो ना एनडीए में, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मेरा ड्रीम्स कॉन इट विल बी इको ओनली। नवदीप सर वहाँ पे, नवदीप सर भी, नवदीप सर, नॉट ओनली नवदीप सर, अनुज पाचरने सर भी वहीं पे, वो भी उनके साथ ही रिकमेंड हुए थे। और उनका भी सेम, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। सो मैं भी वही जाना चाहूँगा, इको में ही, इको स्क्वाड्रन। होप आपको इको स्क्वाड्रन मिल जाए। तो वही मुझे बता कि इंडियन आर्मी जैसे सिलेक्ट किया है तूने, है ना, तो कुछ सोचा इंडियन आर्मी में जाके कौन सा कोर ज्वाइन करना चाहता है या कौन सा ब्रांच ज्वाइन करना चाहता है आर्मी का? उसके पीछे भी मतलब मेरा एक मोटिवेशन है इंडियन आर्मी के लिए कि स्पेशल फोर्सेस, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस, पैराएसएफ के बारे में जब मैं 9th में था तब मैंने उरी मूवी, सबको पता है उरी मूवी देखी थी मैंने, जो अटैक्स हुए थे अपने आर्मी के सोल्जर्स पर उरी में, उरी बेस कैंप में। तो उसी के बेस्ड पे वो मूवी थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक, फर्स्ट एवर सर्जिकल स्ट्राइक थी इंडिया की, जो की गई थी पाकिस्तान में। तो उसके बेस्ड जब मैं मूवी देख रहा था तो मुझे एक ऐसा बैच दिखाई दिया था स्पेशल फोर्सेस का। तो तब मैंने उसके बारे में और सर्च किया कि भाई क्या है मतलब स्पेशल फोर्सेस। और मैं पहले ही मतलब ऐसे कॉम्बैट सिचुएशन की तरफ मुझे बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आता था उसमें, बहुत एक्साइट होता था मैं जब कॉम्बैट एक्सपीरियंस कोई बता रहा होता है। जब भी हिस्ट्री टीवी 18 पे भी बहुत सारे रहते थे, नॉट ओनली ऑफ इंडिया की, बाहर के देशों को भी। और इंडिया की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर भी बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस शेयर होते थे, तो वो भी मैं देखता था क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें, कॉम्बैट्स में। और
जब मैं स्पेशल फोर्सेस के बारे में जब सर्च किया तब पता चला जो लेवल लगती है बंदे की स्पेशल फोर्सेस में जाने के लिए, फिजिकल तो लेवल, yes, मेंटल फिटनेस। हाँ वही जो मतलब एलिट स्पेशल फोर्सेस, इंडियन स्पेशल फोर्सेस आर एलिट फोर्सेस इन द वर्ल्ड। और आपने देखा हो कि जब अभी रिसेंटली कॉम्पिटिशन्स हुए थे स्पेशल फोर्सेस की, इंडिया से 2 टीम गए थे, टीम ए और टीम बी, तो हाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने में सारे वर्ल्ड के स्पेशल फोर्सेस थे, सारे कंट्रीज के। तो वहाँ पे फर्स्ट इंडिया की टीम थी, टीम ए, और सेकंड भी इंडिया की टीम थी। तो ऐसा अपना दरारा है स्पेशल फोर्सेस का। तो किसको एलिट नहीं बनना है, एलिट हर बंदा बनना चाहता है। एंड व्हाई शुड वी बी लिमिटेड, क्यों नहीं आगे और मतलब ट्राई किया जाए स्पेशल फोर्सेस में। और मुझे पहले से कॉम्बैट एक्सपीरियंस में भी जो अटैक्स होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं, तो मुझे उसमें भी बहुत इंटरेस्ट थे। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया था कि स्पेशल फोर्सेस, सो आई वुड लाइक टू ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया। नहीं भाई, करना भी चाहिए, काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है तू स्पेशल फोर्सेस के लिए। एंड होप कुछ ही सालों में तू मरून बैरेट में दिखे। तो बोहिर, मेरा आखिरी सवाल तेरे लिए ये रहेगा कि काफ़ी बच्चे जो है, काफ़ी एस्पिरेंट्स जो हैं, वो एनडी की प्रिपरेशन के टाइम काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना। वो प्रॉब्लम जैसे तूने भी फेस की थी, तो तू कुछ सजेस्ट करना चाहेगा जो एनडी एस्पिरेंट्स के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कुछ मोटिवेट करना चाहेगा या कुछ गाइड करना चाहेगा? गाइडेंस तो मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैंने गलतियाँ की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैक्सिमम लोग मतलब बोला जाए तो 3/4 क्राउड पूरी वही करती है, पूरा वही गलतियाँ होती है 3/4 क्राउड की एनडी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, जो एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं वही कहना चाहूँगा, इफ़ यू नो कि आपको पता है कि यार भाई ये मेरी वीकनेस है, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, नॉट ओनली ऑन योर स्ट्रेंथ्स। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था और गैट पार्ट में मैं थोड़ा वीक था, तो गैट पार्ट में थोड़ा टालता ही था करने का, मैथ्स ही करता था। तो अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने वो किया होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में गैट पे भी फोकस किया होता, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिटर्न क्लियर हो जाता। पर वीकनेसेस भी फोकस करो, हर बंदे को पता होता है कि अपने वीकनेसेस क्या है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालाइजेशन। जो आप टेस्ट देते हो, जैसे मैंने बताया YTA में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो जो आप टेस्ट देते हो, हर टेस्ट को आपने एनालाइज करना चाहिए। वहाँ से आपको वीकनेसेस पता चलेंगे कि यार ये क्वेश्चन में मैंने गलत कर दिया, मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे गलत हो गई, मुझे ये टॉपिक रिवाइज करने की ज़रूरत है, ये कंसेप्ट मेरी वीक है थोड़ी, तो यहाँ पे फोकस करना है। तो वैसे एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि गलतियाँ क्या क्या हो रही है आपकी, वैसे आपने वीकनेसेस पे फोकस करना है। और आपके जो भी मेंटर्स है, जैसे मैंने बताया था कि मैंने विकास सर को अप्रोच किया था, तेजस सर को अप्रोच किया था, जो भी मेंटर्स है आपके, वो उन्हें अप्रोच करो कि अगर आपने कोई प्लान बना है तो उन्हें अप्रोच करो कि सर व्हाट शुड आई ऐड, मुझे और क्या करना चाहिए ऐड उसमें, और क्या क्या बातें हो सकती है जो आपको और इम्प्रूव करेंगी। तो अप्रोच करना मेंटर्स को, और आपके बैचमेट्स के भी बहुत हेल्प लेना। हम ग्रुप स्टडीज़ ही करते थे, जैसे मैंने बोला कि आई वॉज नाइट आउल, तो ग्रुप स्टडीज़ ही करते थे। ग्रुप स्टडीज़ में भी हम डिस्कशन जब करते थे, तो गैट का डिस्कशन, तो उसमें भी मुझे बहुत मतलब फ़ायदा हुआ था, बहुत चीज़ें याद रहती थी मेरी। तो ग्रुप डिस्कशन में भी बहुत फ़ायदा हुआ था जब हम साथ में बैठते थे। तो वही मैं बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट इज़ फोकस ऑन योर वीकनेसेस, सेकेंड इज़ एनालाइज ईच एंड एवरी टेस्ट पेपर, कि यहाँ पे मैंने बोला कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी लो आप खुद के लिए, खुद को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी लो कि वीकनेसेस पे फोकस करो, खुद को एनालाइज करो, खुद के पेपर से एनालाइज करो, जो वीकनेसेस, जो गलतियाँ की है फर्स्ट पेपर में, वो सेकंड पेपर में रिपीट मत करो, और मेंटर्स को अप्रोच करो आपके कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हो रही है, सर ये मेरा प्लान है। सो यही मेजर 3 जो चीज़ें होती है कि आई थिंक अगर मैं ये कर पाता फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिटर्न क्लियर हो जाता था। राइट, काफ़ी अच्छी बात बताई तूने श्रेयस कि एनालाइज करना खुद की गलतियों को, उस पर वर्क करना, प्लस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी है ना। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको आपकी लाइफ में आपके गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच श्रेयस आने के लिए, है ना। अभी तो ज्वाइनिंग तक काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तब तक तो साथ में ही रहना है हमें। तो आप सभी को मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट्स एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, जस्ट डोंट गिव अप। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आपको काफ़ी चांसेस मिलेंगे, आप बस ट्राई करते रहिए, अपनी गलतियाँ ढूंढते रहिए और उस पर वर्क करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही काफ़ी एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिसमें आप फ्यूचर ऑफिसर्स देखेंगे, उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, और उसी एक्सपीरियंस से आपको गाइडेंस भी मिलते रहेगा। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।